हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, अगर आप अपकमिंग ईएसआईसी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में ईएसआईसी के नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में कौन से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं या इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईएसआईसी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए एमसीक्यूज़। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू के सेक्शन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रेसिपिटेटेड बाय, यानी कार्डियोजेनिक शॉक किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरियमिया, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और ऑप्शन डी सीवियर एलर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ कार्डियोजेनिक शॉक की बात हो रही है। ये जो टर्म है कार्डियोजेनिक, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। कार्डियोजेनिक का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो कि हार्ट की वजह से ऑरिजिनेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्डियोजेनिक शॉक है ये हार्ट की किसी कंडीशन की वजह से होगा। अब नीचे के ऑप्शंस में देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि हार्ट से जुड़ी हुई है। बैक्टीरियमिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सीवियर एलर्जी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वो कंडीशन है जो कि हार्ट से जुड़ी हुई है। इसीलिए कार्डियोजेनिक शॉक का जो रीज़न होगा वो होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से होता है। अगर हम बैक्टीरियमिया की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो हो सकता है और सीवियर एलर्जी की वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस इन पेशेंट्स विद एकालेसिस इज, यानी एकालेसिस के पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए बटरफ्लाई रैश, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डिस्फेजिया और ऑप्शन डी जॉइंट्स पेन। तो फ्रेंड्स, एकालेसिस जो है वो एक जीआई ट्रैक्ट की डिजीज़ कंडीशन है जिसमें पेशेंट फूड स्टफ को स्वालो नहीं कर पाता है या फिर उसको स्वालो करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर्स विद इन सेला ट्यूनिका एंड स्मॉल एडिनोमास ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेला ट्यूनिका के ट्यूमर्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो छोटे एडिनोमास होते हैं उन्हें किस अप्रोच से रिमूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच, ऑप्शन बी ट्रांसस्फिनॉइडल अप्रोच, ऑप्शन सी सुप्राटेंटोरियल अप्रोच और ऑप्शन डी क्रेनिएक्टमी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसस्फिनॉइडल अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू सेला ट्यूनिका और पिट्यूटरी ग्लैंड के छोटे एडिनोमास को रिमूव किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एल्डरली टेंड टू मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ, यानी सभी ओल्ड एज पीपल किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ऐसा किस वजह से होता है। ऑप्शन ए अ डिक्लाइंड इम्यून सिस्टम, यानी कि एक घटा हुआ इम्यून सिस्टम या एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम। ऑप्शन बी पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ऑप्शन सी इंक्रीज एक्सपोजर टू पैथोजेंस और ऑप्शन डी लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज की कमी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अ डिक्लाइंड इम्यून सिस्टम। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए एल्डरली पेशेंट्स में या एल्डरली पीपल्स में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अ डिक्लाइंड इम्यून सिस्टम। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A patient with appendicitis usually exhibits the following clinical manifestations. यानी एक अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में आमतौर पर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन ए, पेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाने के तुरंत बाद पेन होना। ऑप्शन बी, हेमेटोमाइसिस और मेलेना। ऑप्शन सी, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया। और ऑप्शन डी, रिबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट पर हमेशा पेन की सेंसेशन होना। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा आमतौर पर देखने को मिलती है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ मेडिकेशंस दी हुई हैं और इसमें से बताना है कि वो कौन सी मेडिकेशन है जिसका यूज़ बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लिथियम। ऑप्शन बी, एम्फिटामिन। ऑप्शन सी, वैल्प्रोइक एसिड। ऑप्शन डी, कार्बेमाजिपिन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्फिटामिन। ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन बाकी तीनों मेडिकेशंस यानी लिथियम, वैल्प्रोइक एसिड और कार्बेमाजिपिन, ये तीनों मेडिकेशंस बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियरिंग सीट बेल्ट्स, सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जाम्पल फॉर। यानी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सीट बेल्ट्स को पहनना, सेफ्टी हेलमेट्स को पहनना और दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को पहनना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। ऑप्शन बी, होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल। ऑप्शन सी, टर्शरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। और ऑप्शन डी, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। फ्रेंड्स, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर्स में किसी भी तरह की डिजीज कंडीशन या किसी भी तरह की इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं और किसी भी तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करना किसी भी तरह की इंजरी को प्रिवेंट करता है। इसलिए सीट बेल्ट का पहनना, सेफ्टी हेलमेट्स का पहनना या दूसरे तरीके के सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में आता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा इज। यानी बुलिमिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ऑप्शन ए, थायमिन IV। ऑप्शन बी, बेंजोडाइजेपिन। ऑप्शन सी, एंटी डिप्रेसेंट्स फॉर एग्जाम्पल SSRI यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और ऑप्शन डी, IV ग्लूकोज 10%। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटी डिप्रेसेंट्स, और वो भी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी वाले एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स की इस क्लास में आने वाली फ्लॉक्सिटिन नाम की मेडिसिन का यूज़ बुलिमिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट के लिए एज ड्रग ऑफ चॉइस किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिए हुए हैं जो कि पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। हमें बताना है कि इन सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में से वो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं। ऑप्शन ए, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन। ऑप्शन बी, हाइपोटेंशन। ऑप्शन सी, साइनोसिस। और ऑप्शन डी, डिस्निया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हाइपोटेंशन, यानी कि ऑप्शन बी। पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट्स में हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर, यानी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि मुख्य न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम एंड सोडियम, ऑप्शन बी विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फैट्स एंड प्रोटीन्स और ऑप्शन डी क्लोराइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम एंड सोडियम। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड दो एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एरिया है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का और दूसरा एरिया है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड एसेट्रा। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वहीं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरियाज में फ्लूइड का बैलेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आयन सोडियम है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम एंड सोडियम। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, यानी किसी भी तरह की एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के समय पर सबसे ज़्यादा आमतौर पर दी जाने वाली मेडिकेशन, दी जाने वाली ड्रग कौन सी है? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस का मतलब होता है एलर्जीज। तो फ्रेंड्स, एलर्जिक रिएक्शंस या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस में दी जाने वाली वो कौन सी मेडिकेशन है जिससे इन एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट किया जाता है? आइए ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटी कन्वल्जेंट्स, ऑप्शन बी इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी डायूरेटिक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन का यूज़ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड, यानी क्लेफ्ट पैलेट को आमतौर पर किस समय पर रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 2 to 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स और ऑप्शन डी 12 to 18 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 12 to 18 मंथ्स। इस ड्यूरेशन पर जाकर के क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों को उनके क्लेफ्ट पैलेट के लिए सर्जिकली रिपेयर किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आँख का वो कौन सा पार्ट है जिसका साइज आँख में एंटर करने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन सी मैक्यूला ल्यूटिया, ऑप्शन डी प्यूपिल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्यूपिल। प्यूपिल आँख का वो पार्ट है जो कि आँख में एंटर करने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जिस जगह पर रोशनी कम होती है वहाँ पर प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा रोशनी आँख के अंदर एंटर कर सके, और जिस जगह पर लाइट बहुत ब्राइट होती है उस जगह पर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि लाइट का कम अमाउंट आई के अंदर एंटर करे। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉजेज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो डिजीज कंडीशन जिसमें गैंग्लियन की एब्सेंस की वजह से इंटेस्टाइनल वॉल्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, उस डिजीज कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी कॉन्स डिजीज, ऑप्शन सी हर्शस्प्रंग डिजीज, ऑप्शन डी डाइवर्टिकुलर डिजीज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हर्शस्प्रंग डिजीज। ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन में गैंग्लियंस की एब्सेंस की वजह से इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होते और जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल का एक्यूमुलेशन होने लगता है।
फ्रेंड्स ये एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, इसलिए इस डिजीज़ कंडीशन को कंजेनाइटल मेगाकोलोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस डिजीज़ कंडीशन में स्टूल के एक्यूमुलेशन की वजह से कोलन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाय, यानी हॉस्पिटल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए परफॉर्म किया जाने वाला सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए हैंड वॉशिंग थरोली एंड फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी डिसइंफेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी चेंजिंग बेड लिनन डेली, ऑप्शन डी फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वॉशिंग हैंड्स थरोली एंड फ्रिक्वेंटली। हॉस्पिटल्स में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करने के लिए बार बार हैंड वॉशिंग का मेथड यूज़ किया जाता है। बाकी सभी मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला मेथड है वो हैंड वॉशिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैंड वॉशिंग थरोली एंड फ्रिक्वेंटली। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ कॉजिंग डिस्टेंशन एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स इन द एम्पुला एंड कॉक्लिया इज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में बताया गया है। वो कंडीशन इस तरह से है कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ के एक्यूमुलेशन की वजह से डिस्टेंशन होता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सेंसरी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और ये डिस्ट्रॉयड सेंसरी सेल्स एम्पुला और कॉक्लिया रीजन में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि ये कंडीशन क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हार्डियोलम, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया और ऑप्शन डी मेनियर्स डिजीज़। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेनियर्स डिजीज़। इस डिजीज़ कंडीशन में ईयर में जो एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्टेंशन होता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट एम्पुला और कॉक्लिया रीजन में सेंसरी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं। हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एंडोकार्डाइटिस और ऑप्शन डी सेरिब्रल पाल्सी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सेरिब्रल पाल्सी। ये कंडीशन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन, यानी जेस्टेशनल पीरियड का वो कौन सा ड्यूरेशन है जिसको प्रीटर्म लेबर कहा जाता है। ऑप्शन ए 32 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन बी 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन सी 16 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और ऑप्शन डी 24 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर जेस्टेशन के इतने ड्यूरेशन में बेबी की डिलीवरी होती है तो उसे प्रीटर्म लेबर कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव डेफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी का एक पॉजिटिव और डेफिनेट साइन कौन सा है। ऑप्शन ए एमेनोरिया, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी
यूट्राइन एनलार्जमेंट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड में फीटस का विजुअलाइज होना। ये एक ऐसा पॉजिटिव साइन है जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट, यानी जब भी कभी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात कर रहे हों तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट अकर्स इवनली विद पीरियड्स ऑफ नो ग्रोथ अकरिंग एवरी थर्ड ईयर, यानी हर 3 साल पर ग्रोथ के पीरियड के बिना डेवलपमेंट इवनली होता है। ऑप्शन बी, ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन द सेम रेट, ऑल 4 years old शुड वे विद इन 4 kgs ऑफ ईच अदर, यानी सभी बच्चों का ग्रोथ रेट सेम होना चाहिए और सभी 4 साल के बच्चों का वेट एक दूसरे से 4 किलोग्राम की रेंज में होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑल्दो डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी डेवलपमेंट एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है लेकिन हर एक इंडिविजुअल में ये अलग अलग रेट से होता है। ऑप्शन डी, मोस्ट चिल्ड्रन कैन रन बिफोर दे वॉक, यानी कि ज़्यादातर बच्चे चलने से पहले दौड़ना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑल्दो डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी कि डेवलपमेंट एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है लेकिन अलग अलग बच्चों में ये अलग अलग रेट पर होता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्जिंग सैक लाइक लीजन फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स इज, यानी स्पाइनल फ्लूइड और स्पाइनल कॉर्ड के एलिमेंट से भरा हुआ एक बल्जिंग सैक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, मेनिंगोसील, ऑप्शन बी, माइलोमेनिंगोसील, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, हाइड्रोसेफेलस और ऑप्शन डी, स्पाइनल बाइफिडा ऑकल्टा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइलोमेनिंगोसील। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में बच्चों की बैक पर एक बल्जिंग सैक जैसा एक लीजन हो जाता है जिसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड और स्पाइनल कॉर्ड के एलिमेंट्स भरे हुए होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन दैन मिडिल एज्ड एडल्ट बिकॉज, यानी एक मिडिल एज एडल्ट की तुलना में एल्डरली पीपल डिहाइड्रेशन के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए, द एल्डरली हैज़ मोर मसल मास, यानी एल्डरली पीपल में मसल मास ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी, द एल्डरली ड्रिंक्स लिटिल फ्लूइड, यानी कि बूढ़े लोग एल्डरली पीपल कम पानी पीते हैं। ऑप्शन सी, देयर बॉडीज़ आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, यानी कि उनके शरीर में लगभग 80% पानी होता है। और ऑप्शन डी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, यानी कंपनसेटरी मैकेनिज्म बहुत कम काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स वर्क लेस एफिशिएंटली, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन एल्डरली पीपल में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है वो कम काम करना शुरू कर देता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड्स ऑन द यूनिट्स हैव रैपिडली फिल्ड एंड द पेशेंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया इज अबाउट टू हैव अ रूममेट। द रूममेट इज पोस्ट सर्जिकल पेशेंट विदाउट एन इन्फेक्शन। द नर्स वुड। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन इस तरह से है कि एक हॉस्पिटल की यूनिट्स में बेड्स बहुत जल्दी से भर रहे हैं। एक बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को एक रूममेट मिलने वाला है। ये नया रूममेट एक पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है जिसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। ऐसे में नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए,
नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिसर दैट द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद अ पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट निमोनिया। यानी एडमिटिंग ऑफिसर को ये नोटिस कराना कि ड्रॉपलेट निमोनिया वाले पेशेंट के साथ में कोई नया पेशेंट नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन बी, नॉट टू वरी बिकॉज दिस रूम हैज़ इट्स ओन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। यानी इस रूम का अपना एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इसलिए किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी, सिंपली प्रिपेयर द यूनिट फॉर द अराइवल ऑफ द न्यू पेशेंट। यानी नए पेशेंट के आने के लिए यूनिट को तैयार करना। और ऑप्शन डी, मेक सर्टेन दैट द कर्टन्स अराउंड द न्यू पेशेंट्स बेड आर फंक्शनल एंड कंप्लीटली क्लोज्ड। यानी इस बात को सुनिश्चित करना कि नए पेशेंट के बेड के पास में जो कर्टन्स हैं वो कंप्लीटली फंक्शनल हैं और पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिसर दैट द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद अ पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट निमोनिया। यानी ड्रॉपलेट निमोनिया वाले पेशेंट के साथ में कोई नया पेशेंट नहीं रखा जा सकता। एक्चुअली फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट निमोनिया वाली कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट को स्टैंडर्ड आइसोलेशन में रखा जाता है, जहां पर किसी भी दूसरे तरीके के पेशेंट को नहीं रखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस अमंग द चिल्ड्रन ऑफ 3 months to 3 years are suspected to have। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक के ऐसे बच्चे जिनका स्टूल जेली लाइक है और उसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट है, इस तरह के बच्चे किस डिजीज कंडीशन के लिए सस्पेक्टेड होते हैं। ऑप्शन ए, हर्शस्प्रंग डिजीज। ऑप्शन बी, एब्डोमिनल हर्निया। ऑप्शन सी, मैकल्स डाइवर्टिकुलम। और ऑप्शन डी, इंट्यूससेप्शन। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंट्यूससेप्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इंटेस्टाइन्स लटक जाती हैं और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं और इसके अलावा उनका जो स्टूल होता है वो जेली लाइक हो जाता है और उसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The patient complains for pain and has redness with swelling at the site of IV. The nurse must। So friends, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पेशेंट के IV साइट पर पेन है और साथ ही साथ रेडनेस और स्वेलिंग भी प्रेजेंट है। ऐसे में नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंड एरिया। यानी कि जो एरिया रेड है उस पर गरम और मॉइस्ट पैक को अप्लाई करना। ऑप्शन बी, स्टॉप इन्फ्यूज़न एंड रिमूव आईवी कैनुला। यानी कि इन्फ्यूज़न को रोक करके आईवी कैनुला को रिमूव करना। ऑप्शन सी, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन। और ऑप्शन डी, चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड सॉल्यूशन। यानी आईवी ट्यूबिंग को चेंज करना और सॉल्यूशन को चेंज करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टॉप इन्फ्यूज़न एंड रिमूव आईवी कैनुला। यानी अगर आईवी साइट पर पेशेंट को पेन हो रहा है और रेडनेस के साथ में स्वेलिंग है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले नर्स को इन्फ्यूज़न को रोक करके आईवी कैनुला को रिमूव कर देना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टॉप इन्फ्यूज़न एंड रिमूव आईवी कैनुला। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं जो कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलता है। हमें वही सिम्टम आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, यूफोरिया। ऑप्शन बी, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। ऑप्शन सी, हेलुसिनेशंस। ऑप्शन डी, ट्रेमर्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूफोरिया। यूफोरिया एक ऐसा सिम्टम है जो कि मेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में देखने को नहीं मिलता।
एंजाइटी, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन और ट्रेमर्स, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यूफोरिया अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करने वाला फैक्टर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, साइज ऑफ द ट्यूमर, ऑप्शन बी, ग्रोथ रेट, ऑप्शन सी, एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी, सेल डिफ्रेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइज ऑफ द ट्यूमर, यानी ट्यूमर के साइज के बेसिस पर ट्यूमर्स को बिनाइन या मैलिग्नेंट की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Montauk's टेस्ट दैट इज प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव व्हेन द एरिथेमा मेजर्स, यानी एरिथेमा के किस साइज पर Montauk's टेस्ट को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए, 15 मिलीमीटर और ग्रेटर, ऑप्शन बी, 3.5 मिलीमीटर टू 9.9 मिलीमीटर, ऑप्शन सी, 5 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर, ऑप्शन डी, 10 मिलीमीटर टू 14.9 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मिलीमीटर और ग्रेटर, यानी Montauk's टेस्ट को तभी पॉजिटिव माना जाता है जब एरिथेमा का साइज 15 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनकरेज एन इन्फेंट्स कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स शुड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक इन्फेंट के कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स या दूसरे केयर गिवर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, अलाउ द बेबी टू प्ले अलोन सेवरल आवर्स ईच डे, यानी बच्चों को हर दिन कई घंटों के लिए अकेले खेलने देना चाहिए। ऑप्शन बी, फर्मली एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूल्स को कठोरता के साथ में समझाना चाहिए। ऑप्शन सी, गिव लविंग कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग, यानी खेल के साथ साथ प्रेम और एक लगातार अच्छी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑप्शन डी, कीप द बेबी विद दैम एट ऑल टाइम्स सो ही और शी इज सेफ, यानी बच्चे को हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रखना चाहिए जिसके साथ में वो सेफ हों। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिव लविंग एंड कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग, यानी खेल के साथ साथ प्यार और कंसिस्टेंट केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशंस आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में फॉल्स लेबर की कुछ मैनिफेस्टेशंस दी हुई हैं। उनमें से कोई एक मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो कि फॉल्स लेबर को डिनोट नहीं करती है। हमें उसी मैनिफेस्टेशन को आइडेंटिफाई करना है जो कि फॉल्स लेबर को मैनिफेस्ट नहीं करती है। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शन लेसन विद एक्टिविटी और रेस्ट, यानी कि एक्टिविटी या रेस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं। ऑप्शन बी, सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेस्ड एंड डायलेटेड, यानी सर्विक्स में लगातार इफेसमेंट और डायलिटेशन होता है। ऑप्शन सी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेस्ड एंड डायलेट, यानी सर्विक्स में लगातार इफेसमेंट और डायलिटेशन होना। ये ट्रू लेबर की एक मैनिफेस्टेशन है। बाकी तीनों मैनिफेस्टेशंस जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखने को मिलती हैं, ये तीनों मैनिफेस्टेशंस फॉल्स लेबर में देखने को मिलती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू, यानी
टेम्पोरल बोन में फेशियल नर्व के कंप्रेशन से क्या कंडीशन अराइज होती है? ऑप्शन ए गुलेन बार सिंड्रोम, ऑप्शन बी मेनिंगोसील, ऑप्शन सी बेल्स पाल्सी, ऑप्शन डी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बेल्स पाल्सी। फेशियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से बेल्स पाल्सी नाम की डिजीज कंडीशन अराइज होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ESIC नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के कुछ ऐसे MCQs के बारे में डिस्कस किया जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी और इससे आपको ये भी पता चला होगा कि ESIC नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में जो MCQs आते हैं उनका पैटर्न कैसा रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।